तबाह हुई दुनिया दिखाई देती है। पूरी जमीन बंजर हो चुकी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक इलाका जिसे अलग अलग माओं की हरी जगह ग्रीन प्लेस ऑफ डिफरेंट मदर्स कहा जाता था, अब भी ठीक था। वहाँ पानी बचा हुआ था, खेती होती थी और फल उगाए जाते थे। इस जगह पर कई महिलाएं रहती थीं। इसी इलाके में फ्यूरियोसा नाम की एक लड़की एक पका हुआ फल लेने आई। तभी उसे अपने इलाके के पास कुछ हलचल सुनाई दी। जब वह करीब गई तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे बाइक चलाने वाले लोग थे। फ्यूरियोसा ने एक बाइक की तेल वाली पाइप काट दी, लेकिन जैसे ही वह दूसरी बाइक की पाइप काटने वाली थी, एक बाइक वाला उसे देख लेता है। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, फ्यूरियोसा ने उसके पैर पर तेज धार वाले हथियार से वार किया और वहाँ से भाग गई। भागते हुए उसने जोर जोर से सीटी बजानी शुरू कर दी, जिससे उस इलाके के लोगों को आने वाले खतरे का पता चल गया। लेकिन इससे पहले कि वह खुद आबादी वाले इलाके में पहुंच पाती, एक बाइक सवार ने एक रस्सी उसकी तरफ फेंकी और उसे रोकने में कामयाब हो गया। इसके बाद वे लोग फ्यूरियोसा को उठाकर वहाँ से ले जाने लगे। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा की माँ और वहाँ के सारे योद्धा अपने घोड़ों पर सवार होकर फ्यूरियोसा को बचाने के लिए इन बाइक वालों का पीछा करने लगे। पीछा करते हुए फ्यूरियोसा की माँ ने चलते हुए बाइक पर चढ़कर एक बाइक सवार का गला काट दिया और उसकी बाइक अपने कब्जे में ले ली। इससे पहले कि वे उसी बाइक से फ्यूरियोसा को बचाने के लिए निकलते, इलाके के लोगों ने उन्हें कुछ बीज दिए और यह याद दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे लोगों को हरी जगह ग्रीन प्लेस का पता नहीं चलना चाहिए। साथ ही जो लोग ग्रीन प्लेस को देख चुके हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुनते ही वह तेजी से आगे बढ़ जाती है और गन से हमला करते हुए एक बाइकर को मार देती है। आगे के दो बाइकर्स रुककर यह देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ और वह बाइकर क्यों गिर गया। तभी उन्हें दूर से फ्यूरियोसा की माँ आते हुए दिखती है। डरकर उन्होंने अपनी बाइक्स मोड़ ली। इस बीच फ्यूरियोसा ने जिस बाइक पर उसे बांधा गया था, उसकी तेल पाइप काट दी थी। फ्यूरियोसा की माँ उस मरे हुए बाइकर की बाइक के स्पेयर पार्ट्स से अपनी बाइक को ठीक करती है और उसकी बाइक का बचा हुआ तेल अपनी बाइक में डालकर फिर से उन बाइकर्स का पीछा करने लगती है। चलते चलते अब रात भी हो चुकी थी और बाइकर्स की उस बाइक का ईंधन खत्म हो गया जिस पर फ्यूरियोसा बंधी हुई थी, क्योंकि उसने पहले ही पाइप काट दी थी। ईंधन खत्म होने पर दोनों बाइकर्स आपस में झगड़ने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर फ्यूरियोसा ने अपने हाथ छुड़ा लिए और वहां से भागने लगी, लेकिन वह अपने घर पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि बाइकर्स ने उसे दोबारा पकड़ लिया। जिसके बाद वे लोग दोबारा अपने इलाके की तरफ बढ़ने लगते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा की माँ बाइकर्स के कैंप तक पहुंच चुकी है। वहां उसे ग्रीन प्लेस में घुसे हुए बाइकर्स और फ्यूरियोसा दिखाई देते हैं। फ्यूरियोसा की माँ एक बाइकर को गोली मारकर खत्म कर देती है, लेकिन दूसरा बाइकर फ्यूरियोसा को सही सलामत लेकर अपने एक ठिकाने तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह लोगों को यह खुशखबरी देता है कि उसे ग्रीन प्लेस का पता चल गया है, जहां बहुत सारे संसाधन और महिलाएं मौजूद हैं। ये सुनते ही फ्यूरियोसा समझ जाती है कि अब उसके इलाके और वहां के लोगों पर बड़ा खतरा आने वाला है। वह जानती है कि यह बाइकर ग्रीन प्लेस की लोकेशन अपने लोगों को जरूर बता देगा। इसीलिए फ्यूरियोसा समझदारी से काम लेती है और उस आदमी के गले में रस्सी का फंदा डालकर सबके सामने उसे बाइक से गिराकर मार देती है। आखिरकार उसने और उसकी माँ ने उन सभी बाइकर्स को खत्म कर दिया था जिन्हें ग्रीन प्लेस की लोकेशन का पता था। अब बाइकर्स फ्यूरियोसा को अपने लीडर के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि वही लीडर उन्हें ग्रीन प्लेस तक ले जाने का तरीका ढूंढ सकता है। बाइकर्स का लीडर बहुत चालाक था। उसने फ्यूरियोसा से अच्छा व्यवहार किया और अपने लोगों से भी कहा कि उसका अच्छे से ख्याल रखें, ताकि वह उसे झांसा देकर ग्रीन प्लेस की जानकारी हासिल कर सके। रात होने पर फ्यूरियोसा की माँ भी उसी कैंप में पहुंच जाती है। उसने एक मरे हुए बाइकर के कपड़े पहनकर खुद को बिल्कुल उनकी तरह बना लिया था। वह असल में फ्यूरियोसा को ढूंढने के लिए यहाँ आई थी। फ्यूरियोसा की माँ हर कैंप में जाकर उसे खोजती है और जहाँ भी उसे फ्यूरियोसा नहीं मिलती, वहाँ के सभी लोगों को गोली मारकर खत्म कर देती है। आखिरकार फ्यूरियोसा की माँ उस कैंप तक पहुंच जाती है जहाँ फ्यूरियोसा को रखा गया था। उसने फ्यूरियोसा को आजाद कर लिया। वहाँ एक आखिरी लड़की को मारने से पहले वह लड़की कहती है, मुझे मत मारो, मैं भी तुम्हारी बेटी की तरह ही यहाँ फंसी हुई हूँ। ये सुनकर फ्यूरियोसा की माँ ने उस लड़की को छोड़ दिया और फ्यूरियोसा को अपनी बाइक पर लेकर वहाँ से भाग गई। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जिस लड़की पर उसने रहम किया वही उन्हें धोखा देगी। वह लड़की जाकर इमरजेंसी अलार्म बजा देती है, जिससे कई बाइकर्स फ्यूरियोसा और उसकी माँ के पीछे पड़ जाते हैं। दूर से ही बाइकर्स ने उन पर बम से हमला किया, जिसकी वजह से फ्यूरियोसा की माँ के सारे कपड़े जल गए। आग से बचने के लिए उसने अपने ऊपर पहना हुआ आर्मर सूट उतार दिया और जल्दी से बाइक पर वापस बैठ गई। जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से वे वहाँ से भाग निकली, लेकिन बहुत दूर निकलने के बावजूद भी बाइकर्स लगातार उनके पीछे लगे रहे। फ्यूरियोसा की माँ यह समझ चुकी थी कि अब वह इन बाइकर्स से नहीं बच पाएंगी, इसलिए उन्होंने बाइक से उतरकर फ्यूरियोसा को बाइक दे दी और उसे अकेले घर जाने को कहा। साथ ही उन्होंने फ्यूरियोसा को एक बीज भी दिया और कहा, वापस जाकर इसे उगा देना। फिर वह खुद बाइकर्स को शूट करने के लिए वहीं रुक गई। हालांकि वह अकेले कितने भी लोगों से लड़ती, जल्द ही बाइकर्स ने उसे घेर लिया। फ्यूरियोसा को बाइकर्स के हाथ लगने के बाद वह वहां पहुंची और देखा कि उसकी माँ को एक पेड़ से बांधकर बेदर्दी से मारा जा रहा था और यह सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। इसके बाद बाइकर्स का लीडर फ्यूरियोसा को अपने जैसे कपड़े पहनाकर एक पिंजरे में बंद कर देता है और जाने का आदेश दे दिया। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी जा रहा था, जो फ्यूरियोसा से कहता है, अगर तुम मुझसे लिखना पढ़ना सीख लो तो तुम हमारे लीडर के लिए एक काम का बंदा बन जाओगी। ऐसे वे तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन फ्यूरियोसा किसी की सुनने वाली नहीं थी। वह चुपके से अपने हाथ पर ग्रीन प्लेस तक का रास्ता का टैटू बनाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह एक दिन ग्रीन प्लेस वापस जरूर जाएगी। उसे यह भी
डर था कि कहीं उस वक्त तक वह रास्ता भूल न जाए, तो इसीलिए उसने पूरा रास्ता और पूरा मैप अपने बाजू पर बना लिया। खैर, वक्त गुजरता है और एक दिन हम देखते हैं कि ये सभी बाइकर्स कहीं जा रहे थे तो दूर से उन्हें एक लाल धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। उन्हें समझ में आता है कि वहाँ लोग रह रहे होंगे। वे उस धुएं का पीछा करते हुए वहाँ पहुंचे तो वहाँ उन्हें एक लड़का मिला जो उन्हें वहाँ के सिटर और किले तक ले गया। किले में इमॉर्टल जॉय की हुकूमत चलती थी। उसके पास पानी था और वह यहाँ खाना उगाता था जो वह अपने सोल्जर्स को दिया करता था। उसने अपने सोल्जर्स को इस तरह गाइड किया हुआ था कि वे उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे। ये बाइकर्स जिन्हें संसाधनों की कमी थी, इमॉर्टल जॉय से कहते हैं, अगर तुमने हमारे साथ सहयोग नहीं किया और हमें ये चीजें नहीं दी तो हम तुमसे जंग कर लेंगे। लीडर की ये बात सुनकर इमॉर्टल जॉय अपने एक वॉर बॉय को मरने का आदेश देता है और बाइकर्स के लीडर को यह साबित कर देता है कि तुम लोग चाहे जितने भी ताकतवर हो, मेरी फौज के सामने कुछ भी नहीं। ये सब मेरे लिए मर मिटने को तैयार है। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी उसके लोगों ने इन सभी बाइकर्स के बाइक को लटकी हुई चैन से उठा लिया। बाइकर्स के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाएं। जब वे भाग रहे थे तो बाइकर्स के लीडर ने देखा कि फ्यूरियोसा अपनी जेल से गिरकर एक खड्डे में फंस गई है। अपनी जान जोखिम में डालकर वह फ्यूरियोसा की जान बचाता है और ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में इन्हें एक और किला नजर आता है जिसका नाम था गैस टाउन। यहाँ पर ओनायल को रिफाइन किया जाता था और इसी ओनायल की मदद से इमॉर्टल जॉय के हथियार और वाहन चलते थे। बाइकर्स का लीडर इस किले पर कब्जा करने का प्लान बनाता है ताकि वो इस ओनायल के जरिए इमॉर्टल जॉय को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन समस्या यह थी कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। इससे बचने के लिए वह अपने कई लोगों को वॉर बॉयज में बदल देता है और गैस टाउन के गेट तक पहुंचता है। जब ये लोग गैस टाउन का गेट खोलते हैं तो बाइकर्स का लीडर अपने भेष में बदले हुए लोगों को मार डालता है। इसका मकसद यह था कि वह गैस टाउन वालों को यह विश्वास दिला सके कि उन्होंने इमॉर्टल जॉय के किले पर कब्जा कर लिया है और अब इमॉर्टल जॉय के लोग उसके गुलाम हैं। यह देखकर गैस टाउन वालों ने उसके लिए दरवाजे खोल दिए। गैस टाउन पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले बाइकर्स के लीडर यानी डेमेंटस ने उस टाउन के लीडर की अंगुलियां काटकर इमॉर्टल जॉय को भेजी। यह देखकर इमॉर्टल जॉय समझ गया कि अब धीरे धीरे डेमेंटस के हाथों में और ज्यादा ताकत आ रही है। उसकी सारी ताकत उस व्यक्ति की वजह से थी जिसके ऊपर अब डेमेंटस ने कब्जा कर लिया था। इसी वजह से इमॉर्टल जॉय उसे एक मीटिंग का पैगाम भेजता है। डेमेंटस तो यही चाहता था क्योंकि उसे खुद बेसिक सप्लाई चाहिए थी जो इमॉर्टल जॉय के पास थी। इस डील को करने के लिए वह गैस टाउन के लीडर को लेकर इमॉर्टल जॉय के पास आता है। गैस टाउन का लीडर इमॉर्टल जॉय का भाई था और वह काफी बीमार भी था। उसके शरीर के कई काम मशीनों के जरिए होते थे। डेमेंटस इमॉर्टल जॉय को ब्लैकमेल करने के लिए उसके भाई को उसी मशीन के जरिए पहले टॉर्चर करता है और फिर उसे मार डालता है। इसके बाद वह इमॉर्टल जॉय से कहता है, मैंने पूरे गैस टाउन में बम लगा दिए हैं। इन बमों को एक्टिवेट या डिसेबल करने का तरीका सिर्फ मुझे ही पता है। अगर तुम अपने गैस टाउन को बचाना चाहते हो तो मुझे गैस टाउन का लीडर बना दो, नहीं तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात करते हुए इमॉर्टल जॉय की नसें तन जाती हैं। फ्यूरियोसा भी यह सब देख रही होती है। इमॉर्टल जॉय कहता है, ठीक है, मैं गैस टाउन तुम्हारे नाम कर दूंगा, पर इसके बदले मुझे तुम्हारी बेटी और एक बाइकर चाहिए। फ्यूरियोसा इमॉर्टल जॉय की बात करते हुए कहती है, मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, इन्होंने मेरी माँ को मारकर मुझे किडनैप किया है। फ्यूरियोसा की यह बात सुनकर डेमेंटस को गुस्सा आ जाता है। वह उसके हाथ से अपनी बेटी का टॉय ले लेता है और उसे इमॉर्टल जॉय के हवाले कर देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि इमॉर्टल जॉय के एक बेटे की नजर फ्यूरियोसा पर पड़ती है। वह उसे बालों से पकड़कर उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरियोसा बाल छुड़ाकर भाग जाती है। अगली बार वह चाहती थी कि ऐसा फिर से न हो क्योंकि उसे पता था कि यह लड़का उसे फिर तंग करेगा। इसलिए उसने अपने सारे बाल काटकर नेट और वैक्स की मदद से एक विग बना ली। इस दौरान फ्यूरियोसा के पास उसकी माँ का दिया हुआ पीच सीट भी था जिसे उसने आज तक संभाल कर रखा था। कुछ समय बाद जब वह लड़का फिर फ्यूरियोसा को तंग करने के लिए आया और उसके बाल पकड़े तो फ्यूरियोसा अपनी विग को उसके हाथों में छोड़कर वहाँ से भाग गई। वह लड़का भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन बीच में उसे अपना भाई मिल जाता है। वह उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने फ्यूरियोसा का विग भी फेंक दिया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके पिता उसे देखकर सजा न दे दें। खैर, वह बहुत कोशिश करता है कि फ्यूरियोसा को ढूंढ सके, लेकिन फ्यूरियोसा मिलती नहीं है क्योंकि अब वह खुद को एक लड़के की तरह बना चुकी थी। ऐसे उसने अपनी इज्जत भी बचा ली और उसे शहर के अंदर काम भी मिल गया। उछलने कूदने में वह बहुत तेज थी, इसलिए उसे काम दिया गया था इमॉर्टल जॉय की बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर चेन लगाने का। समय बीतता है और हम देखते हैं कि 15 साल बाद अब फ्यूरियोसा बड़ी हो चुकी है। कोई भी उसे पहचान नहीं पाता कि वह वही लड़की है। वह भी इसलिए क्योंकि आज तक फ्यूरियोसा ने लड़का बनने का नाटक किया और साथ ही इमॉर्टल जॉय के वो सारे काम पूरे किए जिससे उसे यकीन हो गया कि फ्यूरियोसा भी उसके लिए वफादार है। इस बार इमॉर्टल जॉय उन्हें एक बड़ी सी ड्रिल बनाने का काम देता है जो किसी भी चीज को आसानी से तबाह कर सकती थी। ये लोग ऐसी ही एक मशीन बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं। जैसे ही वे इसे पहली टेस्ट ड्राइव के लिए बाहर लेकर जाते हैं तो इसके ऊपर डिमेंट के लोग हमला कर देते हैं। डिमेंट के लोग पैराशूट्स के जरिए इस मशीन पर और वॉर बॉयज के ऊपर बम से हमला करते हैं। जैक जो कि इस ट्रक को चला रहा था वह ट्रक को नहीं रोकता बल्कि चलाता रहता है। डिमेंट के लोग इस ट्रक पर हमला कर देते हैं जिसके कारण ट्रक में एक बड़ा नुकसान हो जाता है। इस समय फ्यूरियोसा बहादुरी दिखाती है और चलते हुए ट्रक के नीचे जाकर उस नुकसान को ठीक करने की कोशिश करती है ताकि जैक इस ट्रक को जल्दी से वहां से ले जा सके। ठीक करते हुए ट्रक के अंदर चली जाती है। ट्रक के बाहर डिमेंट के लोग अभी भी वॉर बॉयज को मार रहे थे और जब वॉर बॉय डिमेंट के छोटे से ट्रक पर हमला करता है तो वह ट्रक एक्सीडेंट करके दूसरे ट्रक से टकरा जाता है जिसकी वजह से फ्यूरियोसा को झटका लगता है और उसके सिर पर लगी हेलमेट गिर जाती है। उसके उड़ते हुए बाल देखकर जैक के
सामने यह राज खुल जाता है कि वह एक लड़की है। लेकिन ये लोग अभी अपनी जंग पर ध्यान देते हैं और फिर फ्यूरियोसा बाइकर्स पर हमला करके उन्हें मारने में कामयाब हो जाती है। अब फ्यूरियोसा समझ जाती है और ये लोग इस ट्रक को लेकर गैस टाउन के अंदर पहुंचते हैं, जहां कई सालों बाद डिमेंड्स फ्यूरियोसा को देखता है। लेकिन अब वह काफी बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए डिमेंड्स ने उसे पहचाना नहीं। पता चलता है कि डिमेंड्स के पास ओनेल की सप्लाई खत्म हो गई है, जिसके बदले में वह दूसरी सप्लाई इमोर्टल जॉय से लेता था। वह यहाँ जैक से कहता है, मेरी किसी तरह इमोर्टल जॉय से मीटिंग करवा दो। जैक मान जाता है, लेकिन वह बिना कुछ किए उन्हें कोई सप्लाई देने को तैयार नहीं था। इसीलिए ये सारे बाइकर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और सारा फूड चुराने लग जाते हैं। इसे बचाने के लिए फ्यूरियोसा अपना ट्रक लेकर यहाँ से बाहर निकल जाती है और जैक उन लोगों को मारने लगता है जो उनके ट्रक के पास आने की कोशिश कर रहे थे। खैर, ये लोग अब बचते बचते वापस अपनी सेटलमेंट में पहुंच जाते हैं और इमोर्टल जॉय को डिमेंड से मिलने का पैगाम दे देते हैं। यहाँ पर इन्हें इमोर्टल जॉय का मैसेज मिलता है कि वह डिमेंड से मीटिंग के लिए जा रहा है और इन्हें भी अपनी पूरी फौज तैयार करके उसके पीछे जाना होगा। जैक उसे रिग में नहीं बैठाता, बल्कि एक अलग ट्रक चलाने का काम देता है, क्योंकि उसका प्लान था कि वह सबको धोखा देते हुए इसी ट्रक के जरिए ग्रीन प्लेस तक पहुंच जाएंगे। ये लोग जैसे ही गैस टाउन पहुंचते हैं तो एक ट्रक पहले ही गैस टाउन के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है, जबकि फ्यूरियोसा यहीं से अपना मुंह मोड़ लेती है। वह अब इंतजार कर रही थी कि जैक भी उसके साथ आएगा, लेकिन जैक ने उसके साथ आने के बजाय हवा में एक हरा धुआं छोड़ा, जिसका मतलब था कि वह यहाँ जंग करने के लिए वॉर बॉयज को बुला रहा था। ये देखकर फ्यूरियोसा नाराज हो गई और अकेले ही वहाँ से निकल गई। इससे पहले कि वह ग्रीन प्लेस तक पहुंच जाती, उसके पास मौका भी था, लेकिन वह नहीं गई। उसके दिल में जैक का ख्याल आया, जो वहाँ अकेले जंग लड़ रहा था। इसीलिए वह जैक की मदद करने के लिए वापस गैस टाउन में आ जाती है और अपनी स्नाइपर लेकर वहाँ सबको शूट करना शुरू कर देती है। उसी की एक गोली डिमेंड को बीच में छूकर गुजर जाती है। जैक अपने रिग से गैस टाउन का गेट तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और इस रिग पर लगी ड्रिल को चलाकर वह यहाँ का सारा स्ट्रक्चर तोड़ने लगता है। ऐसा करते हुए बाइकर्स भी उसे रोकने के लिए उस पर हमला करते हैं और इस सब में उसका रिग टूटकर वह खुद एक गड्ढे में गिर जाता है। ठीक समय पर फ्यूरियोसा वहाँ एंट्री करती है और एक बाइक से चैन लटकाकर उसे वहाँ से बाहर खींच लेती है, जिसके बाद ये लोग एक दूसरे ट्रक में बैठकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। डिमेंड का ट्रक जैसे ही फ्यूरियोसा के ट्रक के साथ जुड़ता है तो फ्यूरियोसा उस ट्रक के ऊपर हमला करने के लिए अपनी गन बाहर निकालती है और इस सब में उसका हाथ दोनों ट्रकों के बीच में आ जाता है। ये वही हाथ था जिसके ऊपर उसने मैप बनाया था। अब ये लोग डिमेंड के हाथों में फंस चुके थे। डिमेंड ने इन्हें बंदी बना लिया था। इन सबको देखकर खुश हो रहा था। जब वह बोर हो जाता है तो पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ फ्यूरियोसा अब अपना कटा हुआ बाजू छोड़कर वहाँ से भाग चुकी थी। गुस्से में डिमेंड अपने ट्रक में बैठकर उसे पीछा करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फ्यूरियोसा ने उसके ट्रक का टायर उतार लिया था, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। फ्यूरियोसा जिस बाइक से यहाँ से भाग रही थी, थोड़ी दूर जाने पर उस बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। किस्मती से यहाँ पास में एक वॉर बॉय ने उसे देख लिया और उसे वापस ले आया। यहाँ उसका इलाज हुआ और जब उसे होश आया तो उसने पागलों की तरह इमोर्टल जॉय से मिलने की बात की। जब उसे इमोर्टल जॉय के पास ले जाया गया तो उसने इमोर्टल जॉय को बताया कि डिमेंड्स जल्द ही उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। उसने गैस टाउन को भी तबाह करने का प्लान किया है। इमोर्टल जॉय इस सब के लिए प्लान बनाता है कि वे लोग डिमेंड के गैस टाउन को तबाह करने से पहले ही वहाँ पहुंच जाएं, यानी इससे पहले कि डिमेंड सिटर पर हमला करें, ये लोग गैस टाउन पर हमला करने वाले थे। जैसे ही ये लोग गैस टाउन के पास पहुंचते हैं, डिमेंड भी इन्हें देखकर जंग का ऐलान कर देता है। सिटरडिन और गैस टाउन के बीच इन दोनों दलों के बीच जंग शुरू हो जाती है, जो हफ्तों तक चलती है। दोनों टीम के लोग एक दूसरे को बुरी तरह से मारते रहे। इस सब के दौरान फिरसा ने सिटरडिन में जाकर अपना एक मैकेनिकल हाथ बना लिया और फिर एक कार को ठीक करने के लिए टायर ले लिया। आगे बढ़ते हुए उसे यह देखने को मिलता है कि डिमेंड्स और उसके बाकी बचे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, जिनकी नजर अब फ्यूरियोसा पर पड़ चुकी थी। इससे पहले कि ये लोग फ्यूरियोसा पर हमला करते, फ्यूरियोसा तेजी से कार चलाते हुए आती है और अपनी गाड़ी से इन सबको टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है। उसने सबको मार दिया, लेकिन डिमेंड कहीं नजर नहीं आया। उसने दूर देखा तो एक बाइकर वहाँ से भाग रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि डिमेंड ही था, लेकिन डिमेंड की मौत अब करीब थी, क्योंकि उसकी बाइक भी खराब हो चुकी थी और अब फ्यूरियोसा भी उसके पास आ चुकी थी। फ्यूरियोसा उसे एक बार में मार सकती थी, लेकिन उसने इतना आसान नहीं किया। वह डिमेंड को यह याद दिलाना चाहती थी कि वह कौन है और वह डिमेंड के पीछे क्यों पड़ी है। उसने उसे इतने टॉर्चर किया कि वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो फ्यूरियोसा ने उसे बताया, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम 15 साल पहले किडनैप कर लाए थे और जिसकी आंखों के सामने तुमने उसकी माँ को मार डाला था। डिमेंड को अब भी फ्यूरियोसा की पहचान ठीक से नहीं हो रही थी, तो फ्यूरियोसा ने उसके साथ चेन से बंदी बनाकर उसका टेडी बियर काट लिया। अब डिमेंड पहचान जाता है कि फ्यूरियोसा कौन है। वह माफी मांगता है और कहता है, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो हम दोनों मिलकर यहाँ पूरी जगह पर हुकूमत कर सकते हैं। तुम बहुत बहादुर हो। उसकी यह बातें सुनकर फ्यूरियोसा फिर से उसका टेडी बियर जमीन पर गिरा देती है और फिर वह उसके सिर पर गन पॉइंट कर देती है। तब लोगों को लगता है कि फ्यूरियोसा ने उसे मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में फ्यूरियोसा ने उसे जिंदा दफन कर दिया और उसके ऊपर अपना पीच ट्री लगा दिया, जिसका बीज उसे उसकी माँ ने दिया था। जमीन ने डिमेंड के न्यूट्रिएंट्स शक्ति से एक बहुत बड़ा पेड़ उगाया और उस पर एक पीच भी उगाया, जिसे डिमेंड अपनी आंखों से देख रहा था। ये बस उसका आखिरी वक्त था। इसके बाद शायद वह मर जाता।